हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत हमारे अगस्त माह के 2 पार्ट आ गए थे। ये हमारा अंतिम पार्ट है, अर्थात हम अपने इस पार्ट में 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स की घटनाओं को काफ़ी अच्छे तरीके से विश्लेषित करेंगे, ताकि हम प्रीलिम्स 2021 में अपने क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 4 है। अगस्त 21 से लेकर 31 तक की घटनाओं को हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस 2 पार्ट में 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपने उन वीडियोस को देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में कितने कम आर्टिकल्स वहाँ पे इम्पॉर्टेंट थे, भले ही संख्या वहाँ पे ज़्यादा दी गई हो। हम अपनी आज की इस क्लास को शुरू करें, इससे पहले हम आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनको ये बता दें कि हमने लेट्स क्रैक प्रीलिम्स नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत लगभग 2000 टॉपिक कवर कराते हैं। साथ ही हम आपको करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत कम से कम 36 माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे। साथ ही प्रीलिम्स बैक ईयर में हम आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सीसैट के अंतर्गत हम आपको न केवल रीजनिंग, न केवल कॉम्प्रीहेंशन, बल्कि मैथ के जरिए भी आपको पूरा सीसैट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हमारी 2 सीरीज शुरू हो चुकी हैं। तीसरी सीरीज बहुत जल्द हमारी शुरू होने वाली है। उम्मीद है आप में से सभी लोग इन सारी सीरीज की लुत्फ ले रहे होंगे। अगर जो लोगों को ये सीरीज़ नहीं समझ में आ रही हैं तो वो इसके प्रोमो लेक्चर को जाकर देखें, वहाँ से समझ सकते हैं कि वास्तव में इन सीरीज के अंतर्गत हम आपको क्या क्या कंप्लीट कराते हैं। क्लियर? तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है माइक्रोप्लास्टिक। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। माइक्रोप्लास्टिक पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा है, माइक्रोप्लास्टिक पे ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रोबीट्स क्या होते हैं। क्लियर? तो माइक्रो का मतलब ही होता है 5 mm की लेंथ से कम की जो प्लास्टिक होती है वो माइक्रोप्लास्टिक होती है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा कि माइक्रोप्लास्टिक के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, इतना बस आपको पता होना चाहिए नॉर्मल तरीके से कि सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है और प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है। प्राइमरी के अंतर्गत सिंथेटिक क्लॉथ्स आते हैं और सेकेंडरी के अंतर्गत प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, फिशिंग नेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर? फिर आता है 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट के इस कॉन्फ्रेंस से संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए लोकसभा के स्पीकर की पावर को लेकर। वो हम जब आपको इंडियन पॉलिटी की सीरीज अर्थात प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको डिटेल में बता देंगे। क्लियर? बस इतना आप जान लीजिए कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू को 1889 में गठित किया गया था। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। साथ ही इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? हालांकि आपको ये याद ही नहीं रखना है, बस आप देख सकते हैं ऐसे। फिर आता है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये कहाँ पे है? क्या केरल में है, तमिलनाडु में है? तो नहीं, ये कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ गुजरती हैं, तुंगभद्रा, नेत्रावती, तुंगा भद्रा और नेत्रावती। क्लियर? अब आप में से कई सारे लोगों को याद आ रहा होगा कि यूपीएससी ने इस बार हम्पी को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, कहाँ पे है। तो वो वास्तव में हम्पी करंट में चर्चा में था, 2020 में नहीं 19 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वहाँ पे इम्पोर्टेंट था। देख लेते हैं कुद्रेमुख वास्तव में कर्नाटक में है कहाँ पे, ताकि हमें चीज़ें इमेजिन करके भी याद हो जाएं। क्लियर? तो वास्तव में कुद्रेमुख एक चोटी भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। अगर मिल जाता है तो, हाँ ये देखिए यहाँ पे मिला कुद्रेमुख नेशनल पार्क। देख सकते हैं आप। ठीक है, कुद्रेकुखा, ये क्या है? कुद्रेकुहा जामली। कुद्रेमुख भाई मुझे चाहिए, ये क्या निकल आया, हद हो गई।
कुद्रेमुख नेशनल पार्क निकालना है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा इसी को इन्होंने कुद्रेमुख को कुहा ये गलत लिखा है ना, यहाँ पे मुख ये स्पेलिंग ही इन्होंने गलत लिख दी है, कर्नाटक रेंज में है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये है ना, दिख रहा ना कुद्रेमुख नेशनल पार्क। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बाकी हमें यहाँ पे और भी कुछ नहीं पढ़ना है, तो इसमें टाइम हमें इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। चलिए, अगला क्या है, कमिंग इवनिंग ब्राउन। ये क्या है, बटरफ्लाई। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस आपको बटरफ्लाई में यौमन ही याद रखना है, उससे ज़्यादा और कोई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता क्या है, ये सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि IUCN में क्या है। मैसूर का चिड़ियाघर दूसरा चीता घर है हैदराबाद के बाद, जो कि अफ्रीकन चीता को लेकर आया है, आपसे नहीं पूछेगा। IUCN में क्या है, वल्नरेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, एशियाटिक चीता भारत में नहीं मिलते हैं, मतलब एक बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा है क्या पूछा है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ भारत से समाप्त हो गई हैं, तो एशियाटिक चीता भारत में अब नहीं मिलता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में लगभग 40 से 50 स्पीशीज़ इसकी विद्यमान हैं, जो कि कहाँ पे हैं, ईरान में हैं। क्लियर, तो आपको बस इतना इसमें पता रखना है। एशिया चीता से आकार में ये बड़े होते हैं, इतना बस आपको याद रखना है, बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब क्या है, मतलब ऐसे समझो कि IUCN में वल्नरेबल कौन है, IUCN में वल्नरेबल है अफ्रीकन चीता। ठीक है, एशियाटिक चीता IUCN में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। फिर आता है मिलेनियम अलायंस। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि मिलेनियम अलायंस क्या है, तो इसको हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब है ट्राई फूड प्रोजेक्ट क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्राई फूड मतलब ट्राइबल से संबंधित है, और फूड का मतलब भोजन। तो मंत्रालय ट्राइबल द्वारा मिलकर फूड प्रोसेसिंग की जाएगी, ताकि ट्राइबल अपना जीवन यापन जो करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करके तो उसमें वैल्यू एडिशन की जा सके। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जनजाति इलाकों में जिन प्रोडक्ट्स को उत्पादित किया जाता है या जिन प्रोडक्ट्स का सेवन किया जाता है, जंगली जो पदार्थ होते हैं जैसे शहद हो गया, कोई अलग वनस्पति हो गई, ठीक है, तो उसे फूड प्रोसेसिंग के जरिए उसकी टाइमलाइन को बढ़ाकर मार्केट में बेचा जाए। ठीक है, ये काम किया जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं वैसे, फिर भी आप देख लीजिए। फिर आता है क्या क्वेश्चन आपसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर। काफ़ी देखो है क्या कि अगस्त महीने में, या हम कहें कि कोरोना के टाइम पीरियड के बाद से, मार्च में लॉकडाउन के बाद से कोई बड़ी एक्टिविटी हुई नहीं, तो इसलिए आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट नहीं आए। तो हमें इसी के कारण विगत और पीछे महीने के आर्टिकल्स को, करंट अफेयर्स को देखना पड़ता है, समझ गए। तो इसीलिए इसमें इम्पोर्टेंट जो नहीं है वो नहीं पढ़ना है, खाम खा अपना समय हम वेस्ट क्यों करें। फिर आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 क्या है, किसको स्थान मिला, कभी नहीं पूछता है आपसे। फिर है प्रेरक दौड़ सम्मान। बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछेगा प्रेरक दौड़ सम्मान किससे संबंधित है, नहीं याद रखना है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है। नामत बसाई प्रोग्राम क्या है, केरल की सरकार का प्रोग्राम है, जनजाति इलाकों के बच्चों को पढ़ाया जाता है उनकी मातृभाषा में। इतना ही बस आपको याद रखना है कि हाल ही में चर्चा में रहा नमत बसाई प्रोग्राम, वैसे आपसे पूछेगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए ठीक है, कि वास्तव में नमत बसाई प्रोग्राम होता क्या है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, समग्र शिक्षा केरल के द्वारा 50 लैपटॉप बांटे जाएंगे, बस ये आपको याद नहीं रखना है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल क्या है, फ्रेश वाटर के आसपास मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट बायो इंडिकेटर्स होते हैं। इम्पोर्टेंट बायो इंडिकेटर्स का मतलब कि अगर इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, इन्वायरमेंट में अगर कोई डिप्रेशन आ रहा है या इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको लाइमलाइट कर देती है। क्लियर, जैसे आप लाइकेन को देखते हो कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट अगर चेंज होता है, तो वो दर्शा देते हैं कि हाँ क्लाइमेट में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। क्लियर, जैसे लाइकेन की ज़्यादा मात्रा पॉल्यूटेड कम होगा या अच्छी हवा की जानकारी देता है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
लाइकेन की अगर ज़्यादा उपज हो रही है, कहने वाला लाइकेन की अगर संख्या ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो क्या होता है, ये बता देते हैं कि यहाँ पॉल्यूटेड ज़्यादा है। अगर उनकी संख्या वहाँ कम है और अगर अच्छी खासी इनकी मात्रा हो रही है तो ये दे देगा कि वहाँ की हवा काफ़ी अच्छी है। समझ गए। चलिए, एल्गी ब्लूम्स नाइट्रेट व फास्फेट की बढ़ी हुई मात्रा को बढ़ा देते हैं लेक्स व रिवर्स में। क्लियर। आपसे नहीं पूछेगा किसानों को ड्रैगन फ्लाई से फ़ायदा होता है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ड्रैगन फ्लाई आप लोग सोचोगे उतनी देर से सर ये होती क्या है, तो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा ना, एक ऐसे तितली टाइप की होती है और उसके दो पंख इधर होते हैं और दो पंख इधर होते हैं। मतलब ऐसे समझो कि ऐसे तितली टाइप की होती है, ठीक, एक पंख ये होता है, एक पंख ये, एक पंख ये, एक ऐसे। और बचपन में कई सारे लोग क्या करते थे, उसकी पूँछ में धागा बांध के उसको उड़ाते थे। क्लियर। वो ड्रैगन फ्लाई होती है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो देखना कभी कभी आपको बाहर खूब सारी ड्रैगन फ्लाई उड़ती हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो वही होती है ड्रैगन फ्लाई। चलिए, केरल में पहला फेस्टिवल मनाया गया, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, थम्बी महोत्सव जिसे नाम दिया गया। ठीक है, आपसे पूछेगा नहीं, ये टेस्ट सीरीज वाले पूछते हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देखो गंदे गंदे नहीं पूछती है, आपको पता होना चाहिए। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स क्या है, हमें नहीं पढ़ना। फिर है फ्लावोनॉइड्स क्या है। फ्लावोनॉइड्स काफ़ी उपयोगी हैं, सभी फ्रूट्स व ये वेजिटेबल्स में मिलते हैं। नाम से ही समझ में आ गया ना, फ्लावोनॉइड्स क्या है, सब जगह मिलते हैं। तो अब इस पर थिंक नहीं करना है कि अमरूद में होगा, केले में होगा, सेब में होगा, अंगूर में होगा, या पपीता में होगा, कटहल में होगा, बैंगन में होगा, सब में मिलता है। सिंपल सी बात है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में पॉलीफेनॉल क्लास का पार्ट है फ्लावोनॉइड्स, आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। फिर क्या है, ट्यूबरक्लोसिस व चिकनगुनिया नहीं होता है। अरे एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो, पूछने वाला तो है नहीं, इतना पता होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द फ्लावोनॉइड्स क्या है, ये एक तरीके का फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। कहाँ मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। किस लिए काम आते हैं, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की बीमारी, जिनको टीबी होती है उनके लिए, और जो चिकनगुनिया जिनको होता है उनसे कर्व करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे ना कि जिनको मलेरिया हो जाता है तो कभी पपीता खाते हैं तो कभी नारियल पानी पीते हैं, वही सारी चीज़ों से संबंधित है ये। पॉलीफिनाइल का काफ़ी उपयोग होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब लैब में भी बनाया जाने लगा, मतलब केवल नेचुरल ही नहीं बल्कि हम इसे आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं। इससे ज़्यादा आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये तो पूछेगा ही। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि इसे हाल ही में 2019 और 20 के बजट में लागू किया गया है या शुरू किया गया है। तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि मोदी जी हमेशा अपने नाम पे ही प्रधानमंत्री नाम से कोई स्कीम चलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2008 और 9 की स्कीम है। ठीक है, मंत्रालय एमएसएमई के द्वारा इसे चलाया गया है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने से। नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करेगा केवीआईसी मतलब खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। 35% की सब्सिडी मिलेगी लोन पर, 1 करोड़ में 25 लाख तक की सब्सिडी। ठीक है, पात्रता 18 वर्ष से ऊपर, एग्जिस्टिंग यूनिट योग नहीं है, नई ही पात्र है। सिंपल सा इसका क्या मतलब, सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो 18 वर्ष से उम्र की ऊपर का व्यक्ति है, जैसे आप में से सभी लोग, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप नया कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्कीम के तहत लगभग 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं। जब 1 करोड़ का लोन आप लेंगे तो गवर्नमेंट उसमें 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे देगी अपनी तरफ से। और ऐसा नहीं कि 1 करोड़ का लोन लेके आप चुपचाप घर पे बैठ के और मौज कर रहे हैं। मौज करने के लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं तो फिर आपको पता है भारत सरकार फिर आपकी पावरी कर देगी। ठीक है, क्या करना है, आप 1 करोड़ रुपए का लोन लें और लगभग 100 से 200 लोगों को या 1000 से 2000 लोगों को रोजगार दें। समझ गए, इसलिए इस स्कीम को लागू किया गया है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, बाकी आपसे और कहीं पे क्वेश्चन इस पे नहीं बनने वाला। ठीक है, तो आपको ये पता हो सेंट्रल सेक्टर है। अब आप बता दीजिए कि सेंट्रल सेक्टर का क्या मतलब होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब। सेंट्रल सेक्टर में पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में
केंद्र व राज्य दोनों के द्वारा मिलकर पैसा दिया जाता है। क्लियर? चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है इलेक्शन कमिश्नर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमिश्नर क्या है? आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है, राजीव कुमार को बनाया गया। आपसे ये नहीं पूछेगा कि वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर कौन है। 3 मेंबर होते हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती कभी भी, पहले केवल एक ही थी। क्लियर? तो ये आपको पता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 65 वर्ष की उम्र होती है, बहुमत से फैसला लिया जाता है। मतलब कि इन 3 लोगों में से जो भी 2 एक तरफ होंगे, फैसला वही लिया जाएगा। ठीक है। चीफ ईसी को हटाने के लिए, मतलब इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए एससी की तरह बाकी 2 को हटाने के लिए साधारण तरीका। मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसे हटाने के लिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट की तरह की प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को आप हटाते हो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से विधेयक पास करना होगा, महाभियोग के जरिए उसे हटाया जाएगा। क्लियर? लेकिन अन्य को क्या होगा? केवल चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे हटाया जा सकता है, सिंपल तरीके से। सरकार हटा सकती है, सीईसी की मर्जी नहीं चलती। मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है कि सरकार अगर किसी को हटाना चाह रही हो और चीफ इलेक्शन कमीशन कह दे कि नहीं नहीं, इनको आप नहीं हटा सकते, तो हमारे अजीज़ दोस्त हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। बाकी आपको हम इससे डिटेल से काफ़ी गहनतापूर्वक अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में पढ़ाएंगे, तो चिंता करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये तो हम बस करंट के हिसाब से देखो पढ़ते हैं। भाई पीआईबी में जितना दे दिया उसने, हमने वहाँ से पीआईबी को कॉपी कर लिया, या जितना पीआरएस में दे दिया, या फिर जितना आप हिंदू आर्टिकल न्यूज़पेपर में दे दिया, उसी को हमने यहाँ पे कंपाइल करके करंट से ऐड कर दिया। बाकी डिटेल तो हमें पता ही है ना कि हम इसको आपको अलग से पढ़ाएंगे प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में, तो चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बस 2-3 चीज़ें हैं, वो देख लीजिएगा कि ट्रांसजेंडर पर्सन कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये देखो थिंकिंग से ही आता है। ट्रांसजेंडर को क्या है? उनको सामाजिक न्याय में वो पिछड़े हुए हैं, तो कौन मंत्रालय होगा जो इनकी वकालत करेगा? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री करेगी। क्लियर? दूसरी बात क्या है कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के होते हैं। मतलब इसके चेयरपर्सन ऐसा नहीं है कि वुमेन मिनिस्ट्री के हों, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के ही होते हैं। ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा। ठीक है। फिर क्या है? नुआखाई जुआर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नुआखाई जुआर क्या है? उड़ीसा व छत्तीसगढ़ का एग्रीकल्चर का फेस्टिवल है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नौखाई जुआर या नुआखाई जुआर कहाँ से संबंधित है? तो आप बता देंगे कि उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मतलब इन दो में से कोई एक ही नाम देगा, ऐसा नहीं दोनों नाम दे दे। क्लियर? तो आप समझ गए। इसके अन्य क्या पर्व हैं? नुआखाई या भेंटगाट। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला आर्टिकल है हमारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2018 में इसे लॉन्च किया गया एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। उद्देश्य है किसी एम्प्लॉय की जॉब जाने के बाद उसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। मतलब सपोज़ करो किसी की नौकरी चली गई और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो ये उसे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगी। स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। एक्ट 1940 एक्ट के 8 के तहत जो रजिस्टर्ड होते हैं, 3 महीनों के लिए 50% एवरेज सैलरी का 3 महीने बाद अप्लाई कर सकता है। अब 30 दिन बाद ही फाइनेंशियल ग्रांट के लिए अप्लाई, 15 दिन में निपटारा। क्या मतलब है? इतना सब बवाल आपको कंफ्यूज हो गए होंगे। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण, सिंपल सी बात है जिन लोगों की जॉब चली जाती है तो उनको बीमा मिलता है ना, उसी से संबंधित ये स्कीम है। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, 3 महीने 2 महीने ऐसे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। ठीक है। तो एक तरीके से आप ये मान कर ही चलिए कि उद्देश्य तक हमें बस याद रखना है और स्कीम रजिस्टर्ड तक याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्या है? MHCT, पूरा नाम मैग्नेटिक हाइपोथर्मिया मेडिसेड कैंसर थेरेपी। सिंपल सी बात है। पूरा देखो क्वेश्चन इस पर एक ही तरीके से बन सकता था। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द हाइपोथर्मिया संबंधित है किस बीमारी से? तो कैंसर के ट्रीटमेंट से संबंधित है। क्लियर? तो
तो वही बात है यहाँ पे कि मैग्नेटिक हाइपोथर्मिया मेडिटेड कैंसर थेरेपी, मतलब कैंसर के जो बीमारी है उसको दूर करने से संबंधित है। ठीक है, ये एक नॉन इन्वेसिव कैंसर ट्रीटमेंट है। हाइपोथर्मिया में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थात हीट रेगुलेशन सिस्टम बॉडी का काम नहीं कर पाता। आप देखते होंगे ना, कई बार आपकी खुद की बॉडी सुबह जब आप उठती होंगी या उठते होंगे तो काफ़ी हीट होती होगी, गर्म टाइप की लगती है, और अचानक आप एक काम कभी करना, हालांकि करना नहीं, काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है कि मान लीजिए आप जैसे सुबह सुबह उठे हैं, ठीक है, या उठी हैं, और आपने सर से या अपने मुंह से पानी में को ना धोकर, अपने मुंह को मतलब पानी से ना धोकर पैर में अगर आपने पहले पानी डाल लिया ना, तो पूरे दिन आपको उलझन बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि पैर से सीधे हीट आपके बॉडी के सर पे चढ़ जाएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है जब आप सुबह उठें और जब ब्रश वगैरह करें, वॉशरूम जाएं, तो क्या करें, अपने मुंह को पहले धोएं, और मुंह को धोने के बाद फिर हाथ धोएं, फिर पैर धोएं। ऐसा नहीं कि पहले आप पैर धों। आप जब भी पैर पहले धोएंगे ना, तो नीचे की गर्मी आपके सर पे चढ़ जाएगी और फिर उस दिन सर दर्द बनता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है बॉडी टेम्परेचर से। या आप में से देखा होगा कई सारे लोग नहा के तुरंत सो के उठे तुरंत नहाने चले जाते हैं, ज़रा सा भी देर नहीं करते, तो उनकी भी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, चलिए, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है गाओफोन 905 सेटेलाइट क्या है। अपने देश का सेटेलाइट ही पूछेगा, दुनिया का, चाइना का तो वैसे भी नहीं पूछेंगे मोदी जी। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, आपसे इसमें बताइए किस तरीके की एजुकेशन, कुछ नहीं आपसे पूछेगा। क्लियर। इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप 5C का सहारा ले सकते हैं। ये आप कहीं पे अलग जगह पे लिख सकते हैं। जब आप एजुकेशन से संबंधित या किसी फील्ड से संबंधित कोई बात लिखते हैं कि कंटेंट होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी का सपोर्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन के साधन होने चाहिए, और आपस में सबका एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। क्लियर। ये लाइन आप जब लिखते हो ना, तो आपको एक अलग टाइप का आंसर लिख जाता है और आपको यूपीएससी अच्छे अंक भी दे देगी। अब है चोरा म्यूज़ियम। चोरा म्यूज़ियम क्या है? टर्की में है। अब मस्जिद में इसे परिवर्तित कर दिया गया। हादिया सोफिया मस्जिद आप नाम सुने होंगे ना, तो एक बार इसकी हम लोकेशन आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम चले कहाँ, वेस्ट की ओर, तो ये आपका मिला यहाँ पे क्या, टर्की का रीजन। क्लियर। देखो एक मिनट, ये आपका टर्की मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको क्या दिखाएं बताइए, चोरा म्यूज़ियम। क्लियर। तो यहाँ पे हम चोरा म्यूज़ियम आपको दिखा देते हैं ताकि आप समझ जाएं। चोरा, ठीक है, म्यूज़ियम शायद अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। म्यूज़ियम नहीं मिलेगा, चलिए कोई बात नहीं। इसमें हादिया सोफिया शायद मस्जिद अगर मिल जाती है, हादिया, हाँ ये देखिए, ये है आपकी हादिया सोफिया मस्जिद। यह भी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी। क्लियर। तो आप देख सकते हो, ये देखिए मस्जिद, थोड़ा और इसको हम पास में लाते हैं। क्लियर। ये देखिए, आपने एक वर्ड सुना था ना क्या सुना था आपने? आपने जब खिलाफत मूवमेंट्स आप पढ़ते हो तो वहाँ पे एक वर्ड आप सुनते हो, किस चीज़ को लेकर? खलीफा को लेकर। तो वहाँ पे सेवर की संधि के तहत ही इस चीज़ को वो किया गया था, और बाद में जब यहाँ के नए वो बने हैं तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया। क्लियर। अब इसे फिर से खोल दिया है, हादिया सोफिया मस्जिद। तो आपसे यूपीएससी क्वेश्चन बस इतना पूछेगी कि हाल ही में चर्चा में रही हादिया सोफिया जो मस्जिद है वो कहाँ पे है, टर्की में है या फिर पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, ईरान में है? तो आप बता सकते हैं कि वास्तव में ये टर्की में है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। IAPPD क्या है? पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रीज फॉर पॉपुलेशन डेवलपमेंट। आपसे नहीं पूछेगा, ये एक NGO है। क्लियर। हाँ, इसकी रिपोर्ट पे हो सकता है प्रश्न पूछ ले, तो बस आपको रिपोर्ट देख लेना है कि पहली रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया, मतलब कि ये रिपोर्ट जारी करता है कि कौन से पर्सन, मतलब लड़कियां कितनी जन्म ली और लड़कों ने कितना जन्म लिया, इस चीज़ के स्टेटस को मेंटेन करता है। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन इतना। फिर है इंडिया लार्जेस्ट रिवर रोपवे। रोपवे का मतलब रस्सी का पुल, एक तरीके का नदी के ऊपर। ठीक है,
असम में बनाया गया, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, उमानंदा टेम्पल और पिकॉक आइलैंड के पास में। आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो हम आपको ये रिवर पढ़ाएंगे जब अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे। क्लियर। चलिए अगला है हमारा बोंडास। बोंडास क्या है? उड़ीसा की 13 पीवीटीजी में एक जनजाति है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा पीवीटीजी जनजाति के अंतर्गत कितनी संख्या है, यूपीएससी ने आप पूछ लिया। देखो वही चीज़ होता है ना कि हम बार बार कोई चीज़ पढ़ें, वो मूर्खता है हमारी। जो आना ही नहीं है उस पर हम टाइम अपना क्यों वेस्ट करें। क्लियर। अब आता है एस्ट्रोसैट क्या होता है। भारत की पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। सामान्य रूप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा शब्द एस्ट्रोसैट क्या है। ये एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस विमान से छोड़ा गया, ये नहीं पूछेगा। हाँ, विमान इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीएसएलवी में कितनी स्टेजेस होती हैं, एसएलवी क्या था, ठीक है, जीएसएलवी क्या था। ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा दिया अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कितनी स्टेजेस होती हैं बताइए? 4 स्टेजेस। पहली स्टेज में क्या होगा? ठोस, दूसरे में लिक्विड, फिर ठोस और फिर लिक्विड। चलिए, और लिक्विड को ही क्या कहते हैं? विकास इंजन। चलिए, इतनी सारी चीज़ें तो आपको आती हैं, फिर आप क्यों कहते हो बताइए कि हमको नहीं आती है। चलिए अगला क्या है? ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स क्या है? यह एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया बुर्को ओल्डेरिया मलिया द्वारा होती है। आपसे बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछेगा। इम्पॉर्टेंट ये है ग्लैंडर्स जो बीमारी है किसको होती है। घोड़ों को वैसे मेन तौर पर होती है, लेकिन खच्चर को भी होती है, गधों को भी होती है, बकरी को भी होती है, कुत्ते को भी होती है, बिल्ली को भी होती है। मतलब हर एक जानवर को लगभग ग्लैंडर्स नामक बीमारी होती ही होती है। क्लियर। इसमें क्या होगा? जानवरों के संपर्क में आने से मानव में भी हो सकती है। क्या कोई वैक्सीन होगी? बिल्कुल भी नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है। तो अभी हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बस जानना है कि ग्लैंडर्स एक बीमारी है जो जानवरों में होती है और उन जानवरों से फिर वो मानव में ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है वर्ली चित्रकला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महाराष्ट्र की लोक कला है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि वर्ली चित्रकला कहाँ की है, तमिलनाडु की, केरल की, कर्नाटक की या महाराष्ट्र की। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र की। 10th सेंचुरी एडी की है, भीमबेटका से मिलती जुलती है। राइस पेस्ट एंड गम का मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। आपसे ये नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि बांस की लकड़ी को ब्रश के तौर पर उपयोग किया जाता है। जैसे आप कलमकारी पढ़ते हो ना, बिल्कुल वैसी चीज़। महिलाओं के द्वारा इसकी पेंटिंग की जाती है। कई प्रकार के चित्र होंगे, हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, फेस्टिवल, डांसेस आदि सीन होंगे। और एक और अच्छी बात यह है कि इसमें हर एक चीज़ को अलग अलग से दर्शाया जाएगा। मतलब सर्किल, ट्राइंगल, स्क्वायर, मतलब क्या होगा कि इसमें सर्किल बना दिया गया। क्लियर। ऐसे जैसे आप देखते हो ना, कई बार ऐसे लड़के को ऐसे दर्शाया जाता है, फिर लड़कियों को दर्शाया जाता है, तो ये सब ड्रामे इसमें चलते हैं। ठीक है। कई बार इसमें त्रिभुज बना दिया गया ऐसे, जैसे सपोज करो आप वो देखते हो ना हड़प्पा की आर्ट, सॉरी भीमबेटका में आप देखोगे ऐसे कई सारे चित्र बने हैं। ठीक है। तो वास्तव में ये वर्ली चित्र ऐसे ही बनाए गए। बचपन में जैसे आप लोगों ने काफ़ी ड्रामेटिक अंदाज में कलाकृतियाँ की होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ वर्ली। वर्ली क्या है? स्वदेशी ट्राइब है, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मिलती है। फिर आता है आईएनएस विराट। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आईएनएस विराट क्या है। ये एक एयर कैरियर है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, आईएनएस विराट, आईएनएस अरिहंत, कदमदत्त, ये यहाँ के लिए नहीं है। ये एसएससी, सीजीएल, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के क्वेश्चन पेपर के हैं, हमारे लिए नहीं है। देखो करंट का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ यूपीएससी के लिए। और होता क्या ना, पढ़ाने वाले सब कुछ पढ़ा देते हैं। क्यों पढ़ाते हैं आपको जानकर दुखद होगा कि वो इसलिए पढ़ाते हैं ना कि अगर यूपीएससी में नहीं आया पीसीएस में आ गया, पीसीएस में नहीं आया आरओ में आ गया। अब वो अलग अलग तो पढ़ाएंगे नहीं कि आरओ वालों को अलग पढ़ाएं और यूपीएससी वालों को अलग पढ़ाएं। और एक चीज़ आपको और बताएं, यूपीएससी की जो संख्या होती है ना, काफ़ी कम होती पढ़ने वालों की, जो पर्टिकुलर यूपीएससी पे ही फोकस हो। पीसीएस वाले ज़्यादा होते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, बच्चे यूपीएससी को समझ ही नहीं पाते कि यूपीएससी अलग चीज़ है, पीसीएस अलग चीज़ है। यूपीएससी में आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आप कभी भी देखना, बहुत कम कंपटीशन है। मतलब कंपटीशन कम का मतलब ये नहीं है कि लोग फॉर्म कम भरते हैं, फॉर्म ज़्यादा भरते हैं, लेकिन तैयारी उनकी काफ़ी कमज़ोर होती है। इसीलिए उसमें हमेशा रिजल्ट 50% से कम पे होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए आपको वही पढ़ना है, और वो हम आपको बता दे रहे हैं।
उससे बाहर आप पढ़ेंगे फालतू में आना है नहीं। हाँ, अगर कोई आर्टिकल आ जाए और करंट की किसी बुक में छपा हो, 1 या 2 आर्टिकल अगर आ जाएँ तो आप हमें ज़रूर 27 जून को बताइएगा, हम उस चीज़ से ज़रूर कोशिश करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, जो भी आएगा हम जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा, और या फिर आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। यूपीएससी की 2 ही खूबी है ना, या तो आएगा सबसे आएगा, या तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और उस पर फिर हमारा ध्यान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 80 और 20 की बात हम हमेशा करते हैं कि हम 100 क्वेश्चन में से 80 तो आपको पढ़े हुए पहुंचा ही देंगे। क्लियर। 20 क्वेश्चन अद्भुत होते हैं। अब सोचो वो अगर पूछते कि आपके मामा का क्या नाम है, तो आप ही को पता होगा ना, मुझे थोड़ा ना पता होगा कि आपके मामा जी का क्या नाम है या आपकी मामी जी का क्या नाम है, आपके घर में कितने मेंबर हैं, हम कैसे बता सकते हैं? ये तो वहीं का नज़दीकी कोई व्यक्ति बताएगा। ठीक है, चलिए। अब क्या है, इडक्कल गुफाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केरला में है, बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए, वहाँ पे दे देगी कि नवपाषाण काल की ये साइट है केरला की, आप इससे बताइए। सुपर ऐप क्या है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा सुपर ऐप क्या है। लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो पे यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, 1946 में बना था। लेबर स्टैटिक्स की फील्ड में काम, इसके द्वारा 3 इंडेक्स जारी किए जाते हैं, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबर। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। और सीपीआई कौन जारी करता है? सीएसओ के द्वारा। यूपीएससी ने अब क्या क्वेश्चन पूछा है डब्ल्यूपीआई को लेकर, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर, तो ये याद रखना है आपको। हालांकि सीपीआई पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमने पढ़ाया भी है आपको। रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनिसेफ के द्वारा, ना कि यूनेस्को के द्वारा। क्लियर, एक तो ये याद रखना। दूसरा, आपको ये नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं या कितने नहीं पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट में इतना डेप्थ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आप कहाँ पे उपयोग कर सकते हो? जब आप स्कूल एजुकेशन के बारे में यूपीएससी के मेंस में आंसर राइटिंग करते हो तब। और तब इसलिए मैं कहूँगा अभी इसको नहीं याद करना है, क्योंकि तब तक डाटा चेंज हो जाएगा, तो तब हम आपको नए डाटे के साथ बताएंगे। ठीक है। री इमेजिन कैंपेन क्या है? ग्लोबल कैंपेन है लॉन्च बाय यूनिसेफ के द्वारा टू प्रिवेंट द कोविड-19 का बुरा प्रभाव बच्चों पर न पड़े। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कैंपेन री इमेजिन संबंधित है कोविड-19 के बच्चों पर पड़ने वाले इफेक्ट से। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, आपसे नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है। बाकी अमीर खुसरो पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब पे क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है। तो अमीर खुसरो को हम ऑलरेडी आपको पढ़ाएंगे आर्ट एंड कल्चर में, यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो ये अवॉइड करते हैं। फिर आता है क्या है इसके बाद हमारा मानसर लेक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जम्मू में है। सुरिनसर व मानसर लेक जम्मू कश्मीर की हैं, इनको रामसर साइट का दर्जा भी 2005 में मिल चुका है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं मानसर और सुरिनसर कहाँ पे हैं। ठीक है, सुरिनसर, ये देखिए ये है सुरिनसर लेक। क्लियर, देखो ये मानसर है, ये सुरिनसर है। क्लियर, तो इसको सुरिनसर को थोड़ा और जूम किया तो ये आपको मिल गई सुरिनसर लेक। क्लियर, तो आपने देख लिया सुरिनसर द्वीप भी है वहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे क्या है? मानसर लेक, यानी कि इसी के पास में है। ठीक है, ये देखो मानसर लेक है। क्लियर, तो आपने देख लिया। देखो मैप में ये साइट्स नहीं मिलती हैं, काफ़ी जूम होके तो कतई नहीं दिखाते हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन हमने आपको दिखा दिया। जब आप जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे तो देखिएगा आराम से। ठीक है, आपका दोस्त भी वहाँ पे होगा। कौन है आपका दोस्त बताइए? अतहर आमिर शायद, हाँ उन्हीं की पोस्टिंग होगी यहाँ पे। तो आपसे मिलेंगे आराम से, उनसे मौज मस्ती में बातें करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? किरण हेल्पलाइन। आपसे नहीं पूछेगा किरण हेल्पलाइन किससे संबंधित है। आप इसका काम क्या कर सकते हैं, इसको आप यूपीएससी के मेंस में जब वुमेन से रिलेटेड इशू हो ना, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। साथ ही आप जब इंडिया की लैंग्वेज की बात हो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है। फिर आता है ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम, आपसे नहीं पूछेगा। इसमें जानते हो इंटरेस्टिंग बात क्या है? हुआ क्या कि यूनाइटेड किंगडम में लोग बाहर खाना खाने नहीं जाते थे।
नहीं जाने लगे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का टाइम पीरियड था। तो अब सरकार ने वहाँ के इनिशिएटिव लिया है कि अगर आप बाहर खाना खाओगे जाकर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको सब्सिडी पे करेंगे। जैसे आप एक चीज़ समझिए, पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, घर से बाहर नहीं निकलते हो, घर से बाहर नहीं जाते हो, रात दिन घर पे ही पड़े रहते हो, ऐसे डायलॉग मारा करते थे ना। जब कोरोना आ गया तो लोगों को क्या था, घर में ही रहो, घर से बाहर मत जाओ। मतलब वही है ना, समझ ही मत पाओ। जब स्थितियाँ विपरीत हों तो लोग कहते हैं बताओ घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, और जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं बताओ घर के अंदर नहीं रह रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वही है इसमें भी कि जब लोग बाहर खाना नहीं खाते थे तो कहा गया कि खाना खाओ, और जब खाते थे तो उनसे कहा जाता था बताओ बाहर का खाना क्यों खाते हो। ठीक है, फिर है ब्रिक्स इनोवेशन बेस। आपसे नहीं पूछेगा ब्रिक्स इनोवेशन बेस क्या है। ठीक है, फिर आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक तरीके का एनजीओ है, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, 1961 में बना है। और सबसे बड़ी बात ये ना, ये सरकार के हमेशा खिलाफ ही रहता है। पब्लिसिज वायलेंस बाय गवर्नमेंट्स एंड अदर एंटिटीज़ ऑफ राइट रिकॉग्नाइज, मतलब सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं, सरकार के द्वारा जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उस पर ये रोक लगाने की कोशिश करती है। क्लियर? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करती है ये। 1977 में से नोबल पीस प्राइज़ भी मिला। ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन जरूर दाग देती है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भी पूछेगा और फिर आपसे ये पूछ लेगा कि इसे 1977 में नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था या नहीं मिला था, तो आप बताएंगे हाँ मिला था। ठीक है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, आपसे नहीं पूछेगा। फिर आता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले स्टेट कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, क्रम में ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना पता हो, बाकी आपको कुछ भी याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी किया गया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा, तो आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ना कि अंकटाड या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्लियर? फिर आता है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स डूइंग बिजनेस, किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक। देखो ये जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड बैंक हुआ, अंकटाड हुआ, आईएमएफ हुआ, डब्ल्यूटीओ हुआ, यूनिसेफ हुआ, यूनेस्को हुआ, यूएनईपी हुआ, यूएनडीपी हुआ, इनकी रिपोर्ट आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इस पे तो 100% चांस हो जाते हैं। क्लियर? हालांकि हम आपको कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बताएंगे जिन पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको वो ज़्यादा याद रखनी है। फिलहाल इनको आपको बस देखते रहना है। ठीक है, आप इनको लिख भी सकते हैं। फिर क्या है, ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स, ओईसीडी के द्वारा। ओईसीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसे आपको पढ़ाएंगे। इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। फिर आता है वी रामा गोपाल राव समिति, किससे संबंधित है, डीआरडीओ में स्वदेशी को बढ़ावा देने से, मतलब जो टेक्निक्स हैं डीआरडीओ भी यूज करता है या जो इक्विपमेंट्स यूज करता है, तो उसमें कुछ इक्विपमेंट्स वो फॉरेन से इंपोर्ट करता है, तो उसी चीज़ को कहा गया कि अब हम स्वदेशी आदि के आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेंगे। फिर आता है पुल्लकल्ली, ये क्या है, कलरफुल पार्ट ऑफ ओणम, मतलब केरल का ये फेस्टिवल है। देखो कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसमें, ओणम और पोंगल में, तो कैसे आपको याद रखना है, ओके, ओके का मतलब केरल का है ओणम। क्लियर? पीटी, पीटी का मतलब पोंगल है किसका, तमिलनाडु का, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और यूपीएससी हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछती रहती है। अब आता है पोलियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोलियो। अफ्रीका अब वाइल्ड पोलियो फ्री हो गया है, भारत पहले से ही पोलियो मुक्त है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि क्या भारत पोलियो मुक्त देश हो गया है, तो बिल्कुल भारत पोलियो मुक्त देश है। ये वायरस से फैलता था, 2 बूंद जिंदगी के अमिताभ बच्चन को अब आप सुनते हो, नहीं सुनते होगे, रेयर आते हैं। मतलब क्या होता है ना कि अब जो नए बच्चे देखो जन्म लेंगे तो पता तो है नहीं कि माँ के गर्भ से वो जब आए तो उनको बाहर का ये इन्वायरमेंट सूट कर पाया कि नहीं कर पाया। इसीलिए आप देखोगे जब बच्चा जन्म लेता है ना, खूब रोता है। क्यों रोता है, बाहर का इतना शोरगुल उसको सुनाई पड़ता है ना। पहले माँ की कोख में होता है तो उसको काफ़ी सेफ महसूस होता है,
और एक और बात आपको बताएं, हमेशा आप लोग शायद कभी देखना कि बच्चा कितना भी रो रहा हो ना, माँ अगर उसे अपने हर्ट वाली साइड पे अगर उसको थपकियाँ मार के सुलाती है तो चुपचाप होके सो जाएगा। क्यों, कभी सोचा है आपने? आप देखना हमेशा कई बार क्या होता है ना कि माँ क्या करती है, कभी दूसरी साइड जब उसे सुलाएगी तो नहीं सोएगा, वो और ज़्यादा रोएगा। ठीक है, जब बच्चा नया होता है, बेबी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, लेकिन जहाँ वो उसको अपने हर्ट वाले एरिया के पास में लेके सुलाएगी, उस तरफ को उसका मुख करके, तो चुपचाप सो जाएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि उसको उस हर्ट जो बीट होती है ना, उसको वो जानता है, उसकी फीलिंग्स को समझता है। क्यों? क्योंकि जब वो गर्भ में था ना, तो उस हार्ट बीट से उसका परिचय नित्य होता था, तो इसलिए वो समझ जाता है। अच्छा, वैसे तो नहीं जानता नहीं मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी, कौन जानता है? आप बच्चे को जंगल में छोड़ाओ, वो थोड़ा ना जानेगा कि मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे। वो बस अपने सेंसर्स से, जो उसके माइंड में सेंसर होते हैं कि अच्छा ये हार्ट बीट है, इससे हम परिचित हैं, इसीलिए चुप हो जाता है। और इसीलिए किसी और से नहीं चुप होता है। आप कितना भी चुप करा लो, कोई बहन चुप कराए उसकी नहीं चुप होगा, कोई मौसी चुप कराए चुप ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझना। आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी बातें बहुत कम पता चलती हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था आर्टिकल, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। वायरस से फैलता है पोलियो, मानो टू मानो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, 5 वर्ष के छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए देखना 5 वर्ष के पहले ही 2 बूंद ज़िंदगी के, हम लोग तो बाद में भी पीते रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट आता था। और आपको बताऊंगा कि पोलियो बनता कैसे है। पोलियो की ये जो वायरस की वैक्सीन है, प्रिवेंट किया जाता है वैक्सीन से। ठीक है, 3 स्ट्रेन में 2 वर्ल्ड से समाप्त हो चुके हैं। अब केवल 2 जगह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही पोलियो के केसेस मिलते हैं। आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए इस लाइन से, जब ओसामा बिन लादेन को जब मारना था ना अमेरिका को, तो अमेरिका ने क्या किया था, वहाँ के एक डॉक्टर्स को साथ में लिया था पाकिस्तान के, और अपने एजेंट के साथ में उस एबटाबाद वाले घर में प्रवेश किया था। किस लिए जानते हो? यही पोलियो उनको पिलाने के लिए, ताकि जब उनको पोलियो पिलाएंगे जाके तो हमें वहाँ से काउंटिंग मिल जाएगी सबकी। और दूसरी बात क्या है कि हमें उनके सैंपल्स मिल जाएंगे। हम पोलियो का बहाना बनाएंगे और बताएंगे बच्चों को टीके भी लगने हैं, तो टीके से उनके ब्लड के सैंपल मिल जाएंगे, तो हम ओसामा बिन लादेन के डीएनए से मैचिंग कर लेंगे। क्लियर? कभी आप फ्री होना तो 10 सील कमांडो मूवी देखना, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। खैर, अगला है ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, पब्लिक प्राइवेट मेंबरशिप के तहत WHO यूनिसेफ आपसे नहीं पूछेगा। अब देखो क्या है, अभी हमने आपसे पढ़ा ना 3 स्ट्रेन होते हैं, 3 स्ट्रेन में 2 समाप्त हो चुके हैं, एक बचा है। 3 स्ट्रेन P1, P2, P3, P2 वर्ल्ड से इरिटेट हो चुका है 1919 में, P1 और P3 इंडिया से 2014 में ही इरेडिकेट हो गया। मतलब अभी P2 बचा है जो इंडिया में कुछ बहुत मिल जाता है। ठीक है, अब देखो हम आपको बताते हैं क्या होता है पोलियो, ये बनता कैसे है, इसकी वैक्सीन। ये जैसे 3 स्ट्रेन है ना, P1, P2, P3, ठीक है, इन तीनों स्ट्रेन को एक साथ एक में मिला दिया जाता है। समझ गए? जिंदा इन सभी कीड़ों को एक साथ मिला दिया जाएगा, और इन सबको आपस में मिला दिया गया तो वो बन गई आपस में वैक्सीन, और वही आपको पिला दी जाती है। जिंदा होते हैं ये। ठीक है, दूसरी क्या होते हैं, दूसरी बनती है इन सबको डीएक्टिव, मतलब इन सबको मार के सुसुप्त करके तब बनाई जाती है दवा, और उसको इंजेक्शन से दिया जाता है। वो इंडिया में नहीं है, वो वर्ल्ड के अलग कंट्री में है। हमारे यहाँ क्योंकि इतने एक्सपर्ट नर्सेज नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या किया, इन तीनों को आपस में मिला हुआ लिक्विड ही बच्चों को 2 बूंद डालने लगे। कोई भी पिला देता था, आप देखते होंगे आंगनवाड़ी की कोई भी महिला पिला देती थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। चलिए, फिर आता है क्या, NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। ये क्या है, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव एशिया क्या है। ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा तो आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। पेरिस समझौता ऑलरेडी हम आपको पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं याद रखना, सब बेकार है, फालतू की चीज़ें। अब आता है बायोचार, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, काफ़ी उपयोगी होता है। एक चारकोल है, चारकोल का मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि आप लोग डामर का नाम सुने होंगे, जिससे सड़कें बनाई जाती हैं, चारकोल उसको बोलते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा ना सड़कें आपके यहाँ जहाँ आप लोग रहते होंगे, वज़ीराबाद में या एक तरीके के मुखर्जी नगर में, शायद मुखर्जी नगर में ऐसी सड़कें नहीं हैं। हाँ, मुखर्जी नगर के अंदर जो बनी है ना नेहरू विहार के साइड में, वहाँ पे ऐसी सड़कें आपको ज़रूर मिलेंगी, ब्लैक कलर की बिल्कुल। तो वो वास्तव में होती है चारकोल की सड़कें। क्लियर?
उपयोग कार्बन सीक्वेंसिंग एंड सोशल हेल्थ बेनिफिट्स के काम आता है। काफ़ी सारे उद्देश्य हैं। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम फॉरियर सॉइल बॉर्न डिजीज, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है चारकोल। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज क्या कि सर वो चारकोल तो गीला गीला पेस्ट होता है, काला काला पेस्ट होता है, तो इसका सॉइल फर्टिलिटी से क्या संबंध है, मिट्टी में कैसे मिक्स होगा। तो भाई वो गीला होता है लेकिन वो ड्राई में भी आता है। जैसे आप लोग हमेशा देखते होगे ना, मैंगो का जूस आप पीते हो लिक्विड में भी होता है, मैंगो लिक्विड में भी आता है, बट टैंग भी तो आप खरीदते हो ना, वो किस में होता है, ड्राई में होता है। तो वही चीज़ है इसमें भी, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है महासीर। महासीर क्या है, एक रेयर फिश है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा महासीर क्या है। WUNTWTO क्या है, अंटियो, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जहाँ पे नाम आगे UN लगा हो ना, वो समझ जाना UN की बॉडी है ही, उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 1974 में बनाया गया, हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। स्पेन की लोकेशन देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है स्पेन। UPSC आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कभी भी, और स्पेन इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक मिनट, यहाँ पे हम गए स्पेन की लोकेशन की ओर, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे ये स्पेन मिला। क्लियर। क्यों स्पेन इम्पोर्टेंट है आप बता सकते हैं। स्पेन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ का एकमात्र ऐसा कंट्री है, मतलब एकमात्र क्या, और भी कंट्री है, फ्रांस भी है। स्पेन ऐसा कंट्री है जो पैसिफिक अटलांटिक ओशियन से भी लगता है और भूमध्य सागर से भी लगता है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये भूमध्य सागर ये तो है, स्पेन से भी इसकी सीमा लगती है और अटलांटिक से भी इसकी सीमा लगती है। और एक और बात, जिब्राल्टर इसी से टच होती है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। फिर आता है आपका मैड्रिड। तो आप ये देखिए मैड्रिड आपकी सिटी है यहीं पे, ठीक है। थोड़ा हम और जूम किए तो ये देखो, ये है ना आपकी मैड्रिड सिटी। क्लियर। ये देखिए ये आपका मैड्रिड सिटी है, कैपिटल ऑफ स्पेन, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है। देखो कितना भव्य बना हुआ है। कभी मौका मिले IFS आप बने तो आप जाइएगा ज़रूर, देख सकते हैं, और फिर पिक खींच के भेजिएगा, ठीक है। ये देखो, ये जितनी भी आर्ट्स है ना, UPSC इस पर भी क्वेश्चन पूछती है, मतलब प्रीलिम की दृष्टि से। ये सब गोथिक आर्ट कल्चर हैं, ठीक है। ये जितनी भी ये बनी हुई है ना, गुंबद नुमा, तिकोनेदार, ये सब गोथिक आर्ट हैं। अच्छा आप में से लोग ये बता सकते हो थिंक करके कि आखिरकार इन घरों में छतें क्यों नहीं होती हैं। थिंक करो, बताओ क्यों नहीं होती होंगी छतें, और ये सब तिकोनी ऐसी क्यों बनती हैं, हमारे यहाँ सपाट क्यों बनती हैं, और यहाँ पे जो घर होते हैं उनकी छतें क्यों नहीं होती, सब ऐसे तिकोनी क्यों बनते हैं। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये सब बर्फीले क्षेत्र हैं। क्लियर। यहाँ पे बर्फबारी होती है, समझ रहे। तो उस बर्फबारी से अगर सोचो छत सपाट हुई तो बर्फ़ उस पर ढेर नहीं लग जाएगा, और ढेर लग जाएगा बर्फ़ का तो फिर वो छत गिर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी वो की जाती हैं बिल्डिंगें, ताकि बर्फ़ ऊपर से गिरे तो कट के अलग हो जाए। आप लवासना जब जाइएगा ना तो वहाँ पे भी आपको छत नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी ऊपर टीन से टाइप के रखे हुए हैं। क्यों, शंकुकार, क्योंकि वहाँ पे भी बर्फबारी होती है, नहीं तो बेचारे लवासना सबके सब दब के ना मर जाए, और फिर आप लोग यही कहेंगे बताइए हमको मोदी जी ने दबा कर मार दिया, ठीक है। तो इसीलिए लवासना में भी यही होता है। खैर अगला क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर वार्षिक तौर पर रिलीज़ किया जाता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप बता देंगे कि WNTO के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आपसे नहीं पूछेगा किसके द्वारा दिया जाता है। 2018 VP1 क्या है, एक एस्ट्रॉयड है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि एस्ट्रॉयड्स कहाँ पाए जाते हैं, कई बार हमने आपको पढ़ाया कि मार्स और जुपिटर के मध्य पाए जाते हैं। क्यूपियर बेल्ट कहाँ पाई जाती है, नेपच्यून के बाद पाई जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है बोलवाचिया बैक्टीरिया क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेंगू के फैलाव को इससे रोका जा सकता है, मतलब कि बोलवाचिया बैक्टीरिया क्या काम करेगा, डेंगू को फैलने से रोकेगा। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। सेफ है, नेचुरल बैक्टीरिया है, 60% कीड़ों में पाया जाता है, मानव के लिए लाभकारी है, मतलब हानिकारक नहीं है। एडीज एजिप्टी मच्छरों में नहीं पाया जाता। मतलब क्या है इसका,
सिंपल से इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग दही खाते हो ना, तो दही में भी कुछ कीड़े होते हैं जो दही उसको बनाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। उसी तरीके से बोलवाचिया बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी लाभकारी है। क्लियर। फिर आता है चुनौती कंटेंट्स। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा चुनौती कंटेंट किससे संबंधित है, नहीं याद रखना है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। यहाँ पे बॉर्न आउल आए हैं। क्लियर। IUCN में लिस्ट कंसर्न है, किसानों का दोस्त होता है। इस लाइन को आप सोच रहे होंगे ये क्या मतलब है, बॉर्न आउल, इसकी कोई कहानी होगी, ऐसे तो आप लिखेंगे नहीं। तो हम आपको कहानी तो सुनाएंगे, पहले हम आपको कावारत्ती राजधानी दिखा देते हैं लक्षद्वीप की। तो ये है हमारा, कहाँ गया, प्यारा भारत। तो ये हम प्यारे भारत की ओर गए, ये हमारा लक्षद्वीप है। क्लियर। क्वेश्चन मैंने पूछा है, प्रवाल से निर्मित ये द्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप में थोड़ा और हम पास में गए तो यहाँ पे कदमत मिला, ये कावारत्ती मिला। क्लियर। ये इसकी राजधानी है। देखो कावारत्ती को आप, ठीक है, छोटा सा आइलैंड है, कितना अच्छा आइलैंड है, ठीक है। कभी आपको जब टाइम मिले तो आप जाइएगा घूमने। ये देखिए कावारत्ती, ठीक है। तो ये कावारत्ती ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए कावारत्ती ये क्लियर हो गया। अब हम आपको क्या दिखाते हैं, जो बता रहे थे कि बार्न आउल का क्या मतलब। हुआ क्या था कि पहले वहाँ पे जंगली बिल्लियों को लाया गया। क्यों? वहाँ पे चूहे काफ़ी बड़े बड़े हैं और वो चूहे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं वहाँ के किसानों को कि उनकी पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो जंगली बिल्लियों को लाया गया ताकि वो सारे चूहों को मार देंगे। तो हुआ क्या कि उन बिल्लियों ने जब मारने की कोशिश की तो वो बेचारे चूहे पेड़ पर जाकर बैठ गए। और बिल्लियों की परेशानी ये थी कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती थी। तो समस्या आई किसानों को कि अब क्या करें। सरकार ने सोचा सच में अब क्या किया जाए। तो सरकार बर्न आउल लेकर आई, मतलब उल्लू लेके आई, जंगली उल्लू। ये उल्लू क्या करते हैं, ये पेड़ पे बैठे रहते हैं और नीचे कौन है, बिल्ली मौसी, बेचारा बीच में चूहा। तो ऊपर जाता है तो बर्न आउल इसको खा जाते हैं, नीचे रहता है तो बिल्लियां खा जाती हैं। तो इस तरीके से वहाँ के चूहों को समाप्त किया गया, ठीक है। तो ये उसी चीज़ से बस संबंधित है। इंटरेस्टिंग था, देख लिया आपने। अब देखिए महात्मा अचानकली, आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा अचानकली कौन थे। हाँ, आपसे क्वेश्चन ये नारायण गुरु पे जरूर पूछेगा कि नारायण गुरु कौन थे, इन्होंने कैसा कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कौन सी संस्था बनाई। तो आप बस जान सकते हैं कि साधु जना परिपालन संगम का गठन किया अचानकली ने, ठीक है। तो आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। एरियाज़ क्या है, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स। आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछेगा कि ये क्या है, इसके हेड कौन होते हैं, कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आता है सूडान। सूडान इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि सूडान है, सूडान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नील रिवर गुजरती है। क्लियर। सीमा लगती है लाल सागर से अफ्रीका में। पहला फार्मूला आप बताइए, लाल सागर से कौन कौन देश लगते हैं, आप पढ़ते हो ना, सुई, मियाज और इज। क्लियर। इजराइल लगता है, सूडान लगता है, सुई का मतलब क्या हुआ, इरिट्रिया लगता है, ठीक है, मिस्र लगता है। एक बार आप देख लो ऐसे, ताकि आपको ये लगे कि हाँ आपका वो फार्मूला काम तो आ रहा है। तो ऐसे हम यहाँ से भारत से निकले और हमें कहाँ चलना है, लाल सागर की ओर। तो ये लाल सागर हमारा, ये सूडान है। तो देख लो ये सूडान की सीमा कितनी बड़ी है, थोड़ा और पास करते हैं। तो ये देखिए ये सूडान की सीमा लग रही है लाल सागर से, ये लाल सागर है, ठीक है। यहाँ पे सूडान हो गया, ये इरिट्रिया हो गया। क्लियर। ये आपका कौन सा हो गया, इजिप्ट हो गया। क्लियर। ये आपका सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है। ये आपका बताइए जिबूती हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये लाल सागर है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहीं पे तो यूएई था। अरे भाई यूएई यहाँ पे है, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, ठीक है। तो यूएई से कंफ्यूज मत होना। तो ये आपने देख लिया सूडान। अब नील रिवर कहाँ पे, तो ये देखिए ये नील रिवर ही है। क्लियर। ये देखो ये जो रिवर है ना, ये वास्तव में देखो लिखा है ना नील रिवर, ये देखो नील लिखा है ना, NILE, ये नील रिवर है, ठीक है। और ये पूरी कहाँ से आई है, ये देखो ऐसे ऊपर से बहती हुई ये नील रिवर पूरा यहाँ तक आई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, कहा जाता है ना अफ्रीका का ये उपहार है नील रिवर सभ्यता का, ठीक है। मेसोपोटामियन सभ्यता वगैरह आप पढ़ते हो ना, तो सुमेरियन सभ्यता, ये देखो, ठीक है। ये नील रिवर यहाँ पे आती है, ठीक है।
ऐसे आपको यहाँ पे नील रिवर मिल जाएगी। ये विक्टोरिया यहाँ पे लेक है, कभी हम पढ़ाएंगे आपको, तंजानिया लेक है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। चलिए अगला हमारा आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल हमारा कुछ भी नहीं है, मतलब हमारा आज का करंट अफेयर्स तो कंप्लीट हुआ ही, साथ ही हमारा अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। क्लियर। आपने देखा ये होगा कि लगभग हमने इसमें 120 पेजेस को यूज में लिया था। क्लियर। लेकिन उस 120 पेजेस में मेरे हिसाब से केवल 70 पेजेस का ही आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट रहे हैं, बाकी 50 पेजेस बिल्कुल वेस्ट थे। बट हमें इसलिए यहाँ पे उपयोग करना पड़ा ताकि आपको पता भी चल सके कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़नी चाहिए, किन चीज़ों को कैसे छोड़ना चाहिए और किन चीज़ों को कैसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से आज हमने अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको एक एक करंट अफेयर्स की घटनाएं काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम अपने अगले पार्ट में अर्थात डे 5 में हम सितंबर माह के करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में कवर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।